अभी आपकी स्क्रीन पर जो स्फीयर दिख रहा है, अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बट ऐसा कोई नहीं सोचता है कि ये जो फॉर्मूला है ये काम कैसे करता है या फिर इसको प्रूव कैसे किया गया होगा। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आया है, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे कि इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे किया गया है, ये काम कैसे करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेगुलर पॉलीगॉन का यूज़ करेंगे। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन की इक्वल है और ये लाइन इस लाइन की इक्वल है। यहाँ पर सारी लाइनें एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे, इसके अलोंग हम ये जो पॉलीगॉन दिख रहा है आपको, इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जब देखो इसको हम रोटेट करेंगे तो इस तरह का एक शेप बनेगा। तो हमारे पास आइडिया क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर जो पॉलीगॉन लिया है इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स अभी कम है। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नंबर ऑफ़ साइड्स को बढ़ाते जाएंगे और इन्फाइनाइट कर देंगे। जब हम इस नंबर ऑफ़ साइड्स को इन्फाइनाइट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो शेप है एक स्फीयर के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल में ये वाला जो शेप है अभी इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कौन के सरफेस एरिया का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है आपको, है ना, ये कौन के शेप के जैसा है। तो हम क्या करेंगे, इस कौन के सरफेस एरिया का यूज़ करके हम इसका शेप का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोन है इसका जो बेस में सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस r मान रहे हैं, हाइट h मान रहे हैं, और ये जो स्लेंट हाइट है उसको हम l मान रहे हैं। इसके बाद होता है एक ट्रंकेटेड कोन, मतलब हमारे पास इस तरह का एक कोन होता है, उसको हमेशा यहाँ से बीच में से कट कर देते हैं। तो जब हम बीच में से कट कर देते हैं तो हमको इस तरह का एक शेप मिलता है ना। तो देखो इन दोनों का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ये वाला जो कोन है इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r l। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू ये ऊपर की साइड जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस, दोनों का सम चाहिए रहता है ना। तो r प्लस कैपिटल R, एक मिनट, हाँ, r प्लस कैपिटल R इंटू ये जो स्लेंट हाइट है l, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया, ये ट्रंकेटेड कोन का सरफेस एरिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसका हम यहाँ आगे यूज़ करने वाले हैं, उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं, उसको भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये जो शेप है ना, तो यहाँ पर ये कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बी एस सी जी डी एफ, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर 2 लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, सी एच और डी जी, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ 9th और 10th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अगर हम कोई 2 ट्रायंगल लें तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं और सिमिलर कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना। मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, A1, B1 और C1, और एक और ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल इस तरह से A2, B2 और C2, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल A1 है वो एंगल A2 के बराबर है। तो एंगल A1 बराबर है एंगल A2 के, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल है C1 वो एंगल इस C2 के बराबर है ना। तो अब देखो अगर कोई 2 ट्रायंगल है उसके कोई से भी 2 एंगल, जैसे यहाँ पर ये 2 एंगल बराबर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब है कि दिखने में एक जैसा है। ठीक है, और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट थोड़ा सा अलग होता है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई से 2 एंगल बराबर हो जाए और एक लाइन बराबर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल A1 A2 बराबर हो गया, C1 C2 बराबर हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन C1 B1 इक्वल है लाइन C2 B2 के, तो इस केस में यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे दोनों। ठीक है, लेकिन अगर हम इस थर्ड वाली कंडीशन को छोड़ दें तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ये चीज़ 9th और 10th में होती है ना, तो इसका थोड़ा बहुत हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है।
अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन है BA और CH ये एक दूसरे के पैरेलल है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये इसको कट कर रही है। देखो अगर दो लाइनें पैरेलल है और एक लाइन कट कर रही है तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होता है, सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा कैसे होंगे, सेम होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन जा रही है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे भी बन रहा है, दोनों भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। ऐसे ही सेम टू सेम हम सभी ट्राइंगल्स को कह सकते हैं कि ये कैसे है, सिमिलर है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाली जो हाइट है B से लेकर कर यहाँ तक की, ये वाली जो हाइट है वो सेम है यहाँ पर, है ना। तो दो एंगल बराबर हो गए और एक लाइन बराबर हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर यहाँ पे ये लेंथ D1 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, D1 होगी। अगर ये लेंथ D2 है तो ये लेंथ कितनी होगी, D2 होगी। अगर ये लेंथ D3 है तो ये लेंथ कितनी होगी, D3 होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन हाइट को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, है ना। पहले थोड़ा रब कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हाइट जो है वो R1 है और इधर भी R1 ही होगी, ठीक है। और इधर R2 है तो इधर भी क्या होगी, R2 होगी। और इधर R3 है तो इधर भी क्या होगी, R3 होगी। अब इसके बाद हम एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ADE। एक ये नया ट्राइंगल है, ये भी बाकी सब ट्राइंगल से सिमिलर होगा। सिमिलर कैसा होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके साथ ही जो AE लाइन है वो इस यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर जितना एंगल है उतना एंगल नीचे की साइड है ना। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, सेम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए एक डायमीटर में इस तरह से खींच रहा हूँ, तो सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो डायमीटर के एक कोने से डायमीटर के दूसरे कोने से यहाँ पर इस पॉइंटों को मिलाती हुई करके ऐसे लाइन खींचे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है। ये सारे ट्राइंगल कैसे थे, एक दूसरे के सिमिलर थे, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बाकी सारे ट्राइंगल से कैसा है, सिमिलर है। अब मैंने ये सिमिलरिटी आपको क्यों बताई, सिमिलरिटी मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी किन्हीं दो लाइनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे अगर यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी कोई सी भी दो लाइन है, जैसे मान लीजिए A1C1 अपॉन B1C1 इक्वल होगा A2C2 अपॉन B2C2 के, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी किन्हीं दो लाइनों का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। इसका हम अभी आगे यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जो लाइन बन रही है इसकी लेंथ को मैं S मान रहा हूँ। अभी इसका थोड़ा बहुत आगे यूज़ में आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सारे ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो इनकी किन्हीं दो लाइनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। तो अगर हम R1 और D1 का रेशियो लें तो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है। तो यहाँ पर भी R2 और D2 का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। अब देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है, तो R3 अपॉन D3 भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये सबसे बड़ा ट्राइंगल AD और E वाला जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो भी कैसा होगा, वो भी सिमिलर हो जाएगा। इसकी वजह से उसकी भी किन्हीं दो लाइनों का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर R1 अपॉन D1 इक्वल ले रहे हैं AD अपॉन S। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल मिलेगा D1 इंटू AD अपॉन S। यहाँ पर जो D1 डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। इसके बाद हम R2 अपॉन D2 को लेते हैं और इसके इक्वल रखते हैं AD अपॉन S। तो यहाँ से R2 इक्वल मिल जाएगा D2 इंटू AD अपॉन S। इसके बाद हम R3 अपॉन D3 ले रहे हैं, ये इक्वल हो जाएगा AD अपॉन S, और इस तरह से R3 इक्वल मिल जाएगा D3 इंटू AD अपॉन S।
अब इसके बाद हम यहाँ पर R1 R2 R3 इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर R1 R2 R3 की जो भी वैल्यूज़ आई है यहाँ पर रख देंगे, तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। उसके बाद यहाँ से AD/S जो है वो कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा D1 + D2 + D3 इंटू AD/S। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर जो AE लाइन है वो डायमीटर है, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल है D1 + D1 + D2 + D2 + D3 + D3, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो D1 है ये जुड़ के 2D1 हो जाएगा, 2D2 हो जाएगा, 2D3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, और इस तरह से हमको मिलेगा 2 इंटू D1 + D2 + D3 इक्वल AE। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर D1 + D2 + D3 की जो भी वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा AE/2 इंटू AD/S, है ना। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, D1 + D2 + D3 इक्वल टू AE/2 मिला था हमें। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सरफेस एरिया पता करेंगे हम, है ना। अभी हमने यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट निकाला है इसका आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर निकाल के पहले से रख लिया है इसको। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसको लाइन AE के अलोंग हम रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पर एक शेप बनेगा, और शेप जो बनेगा यहाँ पर AB और H का जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, एक कोन के जैसे बनेगा। और इसका जो सरफेस एरिया होगा, है ना, हमको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझते होंगे आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कोन है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सिर्फ ये जो शेप है उसके ऊपर के साइड का एरिया, या नीचे जो सर्कल बन रहा है उसके एरिया को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ मैं शायद बताना भूल गया था वहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास वो होता है πr/l। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, और यहाँ पर स्लैंट हाइट हमने क्या मान रखी है, एस मान रखी है। तो यहाँ पर एल की जगह पे क्या यूज़ होगा, एस यूज़ होगा, और रेडियस क्या यूज़ होगी, यहाँ पर R1 यूज़ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाई इंटू R1 इंटू एस आ जाएगा, है ना। अभी इसके बाद ये वाला हो गया। अब यहाँ पर ये वाला B C G और H, ये एक क्या बन गया, ट्रंकेटेड कोन बन गया। इसका भी मैंने आपको बताया था, इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल। यहाँ पर स्मॉल r क्या थी, जैसे एक शेप बन रहा था इस तरह का, यहाँ पर मैं रफ शेप बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस होती है उसको स्मॉल r बोल रहे थे, और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कैपिटल R होती है, और यहाँ पे जो हाइट होती है उसको L बोल रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पर ये जो L है वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है। और यहाँ पर ये जो स्मॉल r है उसकी जगह R1 आ जाएगा, और कैपिटल R की जगह R2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू R1 + R2 इंटू एस। एस क्या चीज़ है, स्लैंट हाइट है। ओके, ये होगा। अब सेम टू सेम CD और FG के लिए भी होगा। यहाँ पर भी पाई इंटू R2 + R3 इंटू एस हो जाएगा, और इसी तरह से लास्ट वाले के लिए भी हो जाएगा, DEF के लिए। तो यहाँ पर भी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई इंटू R3 इंटू एस। अब यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन जा रही है वो कॉमन ले लेते हैं। पाई एस यहाँ से कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा R1 + R2 + R2 + R3, ठीक है, और प्लस R3। इसके बाद यहाँ पर R1 + R1 कितना हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। फिर R2 + R2 कितना हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा, है ना, सो ऑन। इसके बाद यहाँ से 2 भी कॉमन चला जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है, R1 + R2 + R3, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे तो हमको मिलता है 2πs इंटू AE/2 इंटू AD/S। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और S से S कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, पाई इंटू AE इंटू AD। और AE क्या चीज़ है, AE जो है वो हमारे पास जो सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर है। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2R के। तो AE की जगह पे 2R आ जाएगा। अब बात रही AD की, कि AD किसके इक्वल होगा। तो आप देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन है AD, अगर हम यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है
इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन AD है वो धीरे धीरे इधर नीचे आती जाएगी, ठीक है, वो नीचे आती जाएगी, वैसे वैसे ये डायमीटर के इक्वल होती जाएगी। तो मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि हम यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ़ साइड को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट कर देंगे, तब ये जो पॉलीगॉन है एक सर्कल के जैसे बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन पे कि AD किसके इक्वल हो जाएगी, AE के इक्वल हो जाएगी, है ना। और AE क्या चीज़ है, डायमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2r, मतलब AD किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर AD की जगह पे 2r आ जाएगा, और इस तरह से हमको मिलता है 4πr²। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, और r × r r² हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रूफ।